हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। वैसे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत सारी विधियां हैं जिन्हें हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों जो कक्षा 10 के सिलेबस में है हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, तो हम लोग इस हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। अब बच्चों, जैसे हम एक समीकरण लेते हैं और वो समीकरण को हम लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे, संतुलित करने की प्रक्रियाओं को सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होता है। जैसे बच्चों हमने समीकरण लिया Fe धन H2O बराबर Fe3O4 धन H2। अब ये जो रासायनिक समीकरण है बच्चों, यह असंतुलित है। असंतुलित क्यों है? क्योंकि इनमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS और ये जो राइट हैंड साइड है RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो परमाणुओं की संख्याएं हैं वह RHS यानी कि राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं से भिन्न है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। और राइट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद। तो यहां पर बच्चों अगर हम कहें कि अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणुओं की संख्याएं हैं ये में बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है तो यह समीकरण असंतुलित है। और अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं तब उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग इन्हें बराबर करके संतुलित करें। अब बच्चों जो संतुलित करने की प्रक्रिया होती है वो विभिन्न चरणों में होती है। जैसे पहला चरण क्या है? चरण 1। तो पहले चरण में हम लोग करते क्या है कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद हैं इन्हें हम लोग बॉक्सों में बंद कर देते हैं। क्या कहाँ लिख देते हैं इसको? कैसे इसको बंद कर देंगे? बॉक्सों में बंद कर देते हैं। जैसे बच्चों Fe है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। H2O है, इसे बॉक्स में बंद कर दिया। Fe3O4 है, इसे बॉक्स में बंद कर दिया। और H2 है तो इसे भी हम लोगों ने क्या किया? बॉक्स में बंद कर दिया। तो पहला चरण क्या हुआ कि जितने भी अभिकारक या उत्पाद हैं उन्हें हम लोगों ने किस में बंद कर दिया? बॉक्सों में बंद कर दिया। तो अभिकारकों एवं उत्पादों को बॉक्स में बंद करना, पहला काम हम लोगों ने किया। अब बच्चों दूसरा चरण आता है, चरण 2। तो चरण 2 में हम लोग क्या करते हैं? अब ये देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्याएं कितनी। तो यहां पर जैसे बच्चों तत्व है Fe है,
हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। तो अभिकारक में इनकी संख्या क्या है? अभिकारकों में संख्या तो Fe की कितनी है? 1। हाइड्रोजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 1। और उत्पाद में कितनी संख्या है? उत्पादों में संख्या तो उत्पादों में अब लोहे की कितनी संख्या है? 3। हाइड्रोजन कितनी संख्या है? 2। ऑक्सीजन कितनी संख्या है? 4। अब हमारे पास ये आ गया कि यहां पर बच्चों अभिकारकों में लोहे के परमाणु कितने हैं? 1। लेकिन उत्पाद में कितने हैं? 3। हाइड्रोजन के अभिकारक की तरफ कितने हैं? 2। और उत्पाद की तरफ भी कितने हैं? 2। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु अभिकारक की तरफ कितना है? 1। और उत्पाद की तरफ कितना है? 4। ध्यान देना। तो अब बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर परमाणुओं की संख्याएं दोनों तरफ बराबर नहीं। अब बराबर करने के लिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले उस संख्या से, उस तत्व के परमाणु की संख्या से जिसकी सबसे अधिक अंतर है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन का परमाणु यहां कितना है? 1। और यहां कितना है? उत्पाद में 4। तो अगर हम लोग पहले ऑक्सीजन को बराबर करें तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए अभिकारक की तरफ 4 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? कितने का? 4। यानी ये जो बॉक्स है H2O में 4 का हम लोग गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग आएंगे चरण 3 पर। चरण 3। अब चरण 3 में ऑक्सीजन की संख्या बराबर करना। तो करने के लिए Fe बॉक्स में था, H2O बॉक्स में था, Fe3O4 ये भी बॉक्स में था बच्चों, और H2। तो यहां पर अगर हम लोग 4 का गुणा कर दें, कितने का गुणा कर दें? 4। तो जब 4 का हमने गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। बराबर हो गए। अब बच्चों ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई। अब हम लोग आएंगे हाइड्रोजन की संख्या पर। तो चरण नंबर 4 स्टेप 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर करना। अब यहां फिर लिखेंगे Fe4H2O Fe3O4 और प्लस H2। अब देखो बच्चों यहां क्या स्थिति है? यहां हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4 दूना 8। कितनी हो गई? 4 दूना। और यहां कितनी है? 2 H2। तो अगर यहां पर हम कितने का गुणा कर दें? 4 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया? यहां पर 4 का गुणा कर दिया। अब 4 का जैसे हमने गुणा किया तो ये 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी है और 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी है। यानी LHS में भी 8 हाइड्रोजन और RHS में भी 8 हाइड्रोजन। यानी ये समीकरण में हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गई। अब बचा लोहे की संख्या, Fe की संख्या। तो चरण नंबर 5 Fe की संख्या बराबर करना। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, Fe की संख्या बराबर करने के लिए
अब हम लोग Fe को जब देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, लेकिन राइट हैंड साइड में Fi 3 है, 3 है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस Fe में बाएं साइड में कितने का गुणा कर दें, 3 का। कितने का गुणा कर दें, 3 का। तो जब 3 का गुणा कर देंगे तब ये Fe के जो परमाणुओं की संख्या है वह भी बराबर हो जाएगी। और इस प्रकार से हमने क्या किया, यहां पर इस Fe3 को बराबर करने के लिए इस Fi में कितने का गुणा कर दिया, 3 का। अब हम लोग अगर इस समीकरण को ध्यान पूर्वक देखें तो यह समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या हो गई, इसमें Fe के परमाणु इधर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं Fe3 3, इधर हाइड्रोजन के परमाणु 4 दूना 8, इधर भी कितना है 4 दूना 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 कम 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब ये जो समीकरण है अगर इसको हम लोग देखें तो अगर स्टेप नंबर 6 में हम लोग अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्याओं को लिखें तो क्या पाते हैं, जरा ध्यान से देखें इसे बच्चों। स्टेप नंबर 5, चरण 5, परमाणुओं की संख्या का परिकलन हम लोग करते हैं। तो यहां कितना है लिखा था हमने 3 Fi, यहां कितना आया था 4H2O, यहां कितना आया था Fe3O4 और यहां हमने कितना लिखा था 4H। तो इस साइड में Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 4, इस साइड में Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 8। अब दोनों साइड में यानी LHS और RHS दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और जैसे ही बराबर हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अब बच्चों एक स्टेप और आता है, चरण नंबर 7, कि ये जो अभिकारक और उत्पाद हैं तो इस समीकरण में अगर इनकी हम भौतिक अवस्थाएं भी लिख दें, क्या लिख दें, भौतिक अवस्थाएं, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं भी आ जाती। तो नंबर 7, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। तो अब यहां पर Fe की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस। जल की जो भौतिक अवस्था क्या है, एक्वस। इस Fe3O4 की भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड, ठोस। और बच्चों ये जो हाइड्रोजन होता है इसकी भौतिक अवस्था क्या है, गैस। अब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया जिसमें बच्चों अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी प्रदर्शित है। इसके अलावा बच्चों कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती तो उसमें ताप, दाब, उत्प्रेरक इनका भी प्रयोग होता है। तो ये जो ताप होते हैं, दाब होते हैं या उत्प्रेरक होते हैं, ये तीर के ऊपर व नीचे लिखे जाते हैं। उत्प्रेरक, ताप, दाब ये सब कहाँ लिखे जाते हैं, तीर के निशान के ऊपर और नीचे ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को
प्रदर्शित करने के लिए की जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को विभिन्न चरणों के माध्यम से संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया और उनमें जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको भी हम लोगों ने यहां दर्शा दिया। अब ये जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी प्रदर्शित हैं। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप बार बार इसको देखेंगे और इसका नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।